हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हो जो कि है a प्लस जे बी, इसका हम एंगल कैसे फाइंड करें। अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तब इसका एंगल कैसे फाइंड करें, जब ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो तब हम इसका एंगल कैसे फाइंड करें। तो हमारे आज की वीडियो का एम है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल फाइंड करना। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ जेड है यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो एंगल है इसको मैं यहाँ पे थीटा के द्वारा शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे थीटा क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसका एंगल। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं पहला केस लेता हूँ जिसके अंदर मैं मानता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसका मतलब जो ए और जो बी है ये दोनों पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो है और बी भी ग्रेटर देन जीरो है। अब थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ए और बी को कुछ वैल्यू असाइन कर लेता हूँ जहाँ ए ग्रेटर देन जीरो हो और बी ग्रेटर देन जीरो हो। तो मैं बोलता हूँ कि जो जेड है वो हमारा वो है 1 + j√3। तो यहाँ पर हमने ए को 1 के इक्वल किया है और बी को √3 के इक्वल किया है। तो जेड हमारा किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों पॉजिटिव है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन को ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसके अंदर ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसको मैं यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर शो करूंगा। यहाँ पे z इक्वल टू 1 + j√3 का मतलब है कि हम रियल एक्सिस के अंदर चले हैं 1 और फिर रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर इमेजिनरी एक्सिस की तरफ चले हैं √3। तो यहाँ पे j√3 का मतलब क्या है कि हम इमेजिनरी एक्सिस की तरफ यानी रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर √3 चले हैं। तो सबसे पहले मैं a इक्वल टू 1 चलूंगा रियल एक्सिस की तरफ और फिर इमेजिनरी एक्सिस की तरफ रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर चलूंगा √3। तो यहाँ पे ये √3 चला हूं मैं इमेजिनरी एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को शो करेगा 1 + j√3। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और ओरिजिन को ओ बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये ओ ए डिस्टेंस है ये होती है हमारी मोड जेड के इक्वल, यानी ओ ए क्या है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको हम मोड जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और मोड जेड हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यानी ए की ओरिजिन से डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, सिंपली 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी जो मोड जेड है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो मेन काम है वो है ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसका एंगल फाइंड करना। एंगल हम कहाँ से फाइंड करते हैं, एंगल हम फाइंड करते हैं रियल एक्सिस से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। तो ये जो थीटा है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का एंगल है और इस एंगल को हम कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। यहाँ पर जो थीटा है उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर किया है और मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी एंगल्स को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करते हैं उनको हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। और यहाँ पर जो ये √3 है वो हमारा बी के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमको थीटा फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जो टेन थीटा है वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। अब टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस यानी बी बाई ए। तो जो हमारा थीटा है वो इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए के। यहाँ पे बी है हमारा √3 और ए है 1। तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो थीटा है वो इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 1 और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो तो सिंपली हम जो एंगल है वो कैसे फाइंड करते हैं, टेन इनवर्स बी बाई ए से।
तो यहाँ पर जब हम b और a की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो हमारा रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद में हम सेकंड केस लेते हैं जिसके अंदर मानते हैं कि जो z है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो केस सेकंड और z इक्वल टू हमारा a प्लस जे बी सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर होने का मतलब है कि जो a है वो हमारा है नेगेटिव और जो b है हमारा वो है पॉजिटिव। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम दोबारा a और b को कुछ वैल्यू असाइन कर लेते हैं इस प्रकार की जो z हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आए। तो a को बोल देता हूं मैं -1 और b को बोल देता हूं √3। अब इसके बाद में हम अगला काम करेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे और उसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसको हम शो करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाता हूँ। ये हो गई रियल एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस। अब z इक्वल टू हमारा -1 प्लस j√3। इसका मतलब हम रियल एक्सिस के अंदर कितना चले हैं -1, यानी हम इधर चलेंगे। -1 चलने का मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड के अंदर चलेंगे। तो यहाँ तक चले हैं हम -1, तो a इक्वल टू हो गया हमारा -1 और इसके परपेंडिकुलर चले हैं हम +√3। तो इसके परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे चलता हूँ +√3। तो ये भी इक्वल टू हो गया +√3। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को शो करेगा -1 प्लस j√3। अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कि ये पॉइंट है हमारा a और यहाँ पे मैं जो पॉइंट a है इसको o से मिला देता हूँ और यहाँ पे जो ओ ए डिस्टेंस है ये हो जाएगी हमारी मोड z के इक्वल, यानी जो पॉइंट a है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो जो मोड z है वो हमारा इक्वल हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो इक्वल टू आ गया 2। अब हमारा नेक्स्ट काम है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका एंगल फाइंड करना। इसका एंगल फाइंड करने का मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो हमारा रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जो हमारा ये एंगल है इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। मैं अल्फा फाइंड करूंगा, फिर 180 डिग्री में से अल्फा को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा थीटा, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है हमारा वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो हमारा आ जाएगा। यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो अल्फा है tan अल्फा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो कितना है √3 और बेस कितना है 1। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पे -1 क्यों नहीं लिया। -1 इसलिए नहीं लिया कि एक बार मैं क्या करता हूँ कि इसको b बोलता हूँ क्योंकि जो tan अल्फा है वो इक्वल टू है हमारा बी ए डिवाइडेड बाई बी ओ के, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पे बी ए कितना आ जाएगा बी ए आ जाएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो जो बी ए वो हमारा √3 के इक्वल आएगा और बी ओ कितना आएगा बी ओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो जो बी ओ है वो हमारा 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से जो tan अल्फा है वो हमारा इक्वल टू आ गया tan अल्फा इक्वल टू √3। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री के। तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा सिंपली 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो जो थीटा है वो हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z का एंगल। तो मैं जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का एंगल बोलता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आप समझेंगे कि जो मैं ये एंगल मेजर कर रहा हूँ वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ मेजर कर रहा हूँ। तो अगर जब भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर हो तो उस कंडीशन के अंदर हम जो थीटा है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z का एंगल है वो कैसे मेजर करेंगे, वो मेजर करेंगे 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे tan इनवर्स मोड b बाई a। क्योंकि हमने यहाँ पे जो a है वो पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे मैंने इसके लिए मोड लगा दिया ताकि यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर भी आए तो वो tan इनवर्स के अंदर क्या आ जाए पॉजिटिव होके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यही हमारा क्वेश्चन था z इक्वल टू -1 प्लस j√3। इसका हमको एंगल फाइंड करना तो आप कैसे फाइंड करोगे 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स मोड b बाई ए, b कितना है √3 और a कितना है -1। तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस
टेन इनवर्स रूट थ्री, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 120 डिग्री के इक्वल। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसका एंगल आ जाएगा। अब इसके बाद में हम केस नंबर 3 लेते हैं, जिसके अंदर हम मानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। केस 3, जेड है हमारा ए प्लस जे बी। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ए बी नेगेटिव होता है और बी भी नेगेटिव होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो जेड है वो हमारा किसके इक्वल है, -1 माइनस जे रूट थ्री के। तो यहाँ पे मैंने ए को -1 के इक्वल किया है और बी को -√3 के इक्वल किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब इसका एंगल फाइंड करने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन को ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन को ड्रॉ कर दिया, ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजनरी एक्सिस। अब इसके बाद में अगला काम है हमारा, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसको इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर शो करना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा -1 माइनस जे रूट थ्री, इसका मतलब हम रियल एक्सिस के अंदर -1 चलेंगे। तो ये चला मैं रियल एक्सिस के अंदर -1, और इसके बाद में इमेजनरी एक्सिस के अंदर चलेंगे हम -√3। तो ये यहाँ पे ये चले हम इमेजनरी एक्सिस के अंदर -√3। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z को शो करेगा। तो ये हो गया हमारा -1 माइनस j√3, और इस पॉइंट को मैं a बोल देता हूँ, और अब मैं a को o से भी मिला देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये ओ ए डिस्टेंस है ये हमारा मोड z के इक्वल होगा, यानी जो पॉइंट a है या जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है हमारा मोड z। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो इक्वल टू आ गया 2k। अब हमारा नेक्स्ट काम है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसका एंगल फाइंड करना। तो इसका एंगल हम कहाँ से मेजर करेंगे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। तो एक तो हो सकता है हमारा इसका एंगल ये वाला, और एक इसका एंगल हो सकता है ये वाला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जब भी एंगल मेजर करते हैं तो ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या फिर -180 डिग्री से कम नहीं आना चाहिए। तो अगर हम जो ये एंगल मेजर कर रहे हैं जेड का, वो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, यानी यहाँ पे 180 डिग्री तो यहाँ तक हो गया, और इससे ज़्यादा जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसका एंगल को फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करने से इसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो जा रही है। इसके अलावा अगर हम पिछला केस देखें तो पिछले केस के अंदर हम जो एंगल मेजर कर रहे थे वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर कर रहे थे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करने पर जो थीटा का मान है वो हमारा 180 डिग्री से कम ही आ रहा था, और आना भी कम ही है क्योंकि 180 डिग्री तो यहाँ पे होगा हमारा इस लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो तो उस कंडीशन के अंदर हम जो थीटा मेजर करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करेंगे, क्योंकि ये जो थीटा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करने पे हमारा 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम आना है। तो इसलिए हम अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो तो हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करेंगे। अब सपोज करो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और आप एंगल मेजर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल मेजर करोगे तो ये हमारा -180 डिग्री से कम आ जाएगा, जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो तब हम एंगल को मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो तब हम एंगल को मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब हम दोबारा केस नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल फाइंड करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये एंगल जो है अल्फा इसको फाइंड करेंगे, और हमको जो एंगल मेजर करना है वो है ये वाला जिसको हम बोल देते हैं थीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा को मेजर कर लेंगे और अल्फा को हम फिर -पाई के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा।
तो यहाँ पर अब हम टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेन अल्फा इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, यहाँ पे √3 और बेस कितना है, बेस है 1। अब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का लफड़ा ही ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, मोड लगा दे रहा हूँ, यानी जो यहाँ से जो वैल्यू बाहर आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम टेन अल्फा फाइंड कर लेंगे, तो टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा √3। तो हमारा जो अल्फा है वो इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमारा अल्फा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, तो जो हमारा थीटा है वो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा -180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो जो थीटा है वो इक्वल टू आ गया हमारा -120 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका जो एंगल है वो इक्वल टू आ गया -120 डिग्री। और ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर किया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्यों मेजर किया है, क्योंकि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करते तो वो 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता। अब हम एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि है a प्लस जे बी, वो अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो तो वहां पे हम इसका एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका एंगल इक्वल टू आएगा -पाई प्लस टेन इनवर्स मोड b/a। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले देखेंगे और उसको देख के ये पता लगाएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका जो एंगल है वो आएगा थीटा के इक्वल, और थीटा इक्वल टू -पाई प्लस टेन इनवर्स मोड b/a। अब इसके बाद में हम देखेंगे केस 4, जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z इक्वल टू a प्लस जे पी, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होने का मतलब जो a है वो हमारा पॉजिटिव है और जो b है वो नेगेटिव है। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम a और b को कुछ इस तरह वैल्यू असाइन कर लेते हैं कि जो z है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। तो z इक्वल टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 -j√3। तो यहाँ पे जो z है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अब इसके बाद में मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन को बनाता हूँ और उसके अंदर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको शो करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गई रियल एक्सिस और ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस। अब इसके बाद हम जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर शो करेंगे। तो z इक्वल टू हमारा 1 -j√3। तो हम रियल एक्सिस के ऊपर चलेंगे 1, तो ये हम रियल एक्सिस के ऊपर चल दिए 1, ओ से लेके बी तक हम रियल एक्सिस के ऊपर 1 चल दिए। अब हम इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर चलेंगे -√3, तो ये हम रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर चल दिए -√3। तो ये इक्वल टू आ गया b, और यहाँ पे पहुंच गए हम कौन से पॉइंट के ऊपर, -1 -j√3 पे, यानी ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो पॉइंट a है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हम o को a से मिला देते हैं, और यहाँ पर जो ये ओ ए डिस्टेंस है वो हमारी मोड z के इक्वल है, और ये इक्वल टू आ जाएगी √1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, जो कि इक्वल टू आ जाएगा हमारे 2 के। अब हमारा नेक्स्ट काम है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एंगल फाइंड करना। तो इसका एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तो नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसका एंगल फाइंड करने पे ये 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए जो इसका एंगल है वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल थीटा। तो यहाँ पे हमको थीटा को मेजर करना है। मैंने आपको बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो तब हम उसका एंगल फाइंड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो तब हम इसका एंगल फाइंड करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर हो तब हम इसका एंगल क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों के अंदर ही फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसका एंगल फाइंड करेंगे तो आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर है तो इसका एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसका एंगल फाइंड करें तो वो आ जाएगा -180 डिग्री, जो कि -180 डिग्री से कम नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर हो तब हम इसका एंगल या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फाइंड कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब हम दोबारा चलते हैं थीटा की वैल्यू फाइंड करने की तरफ। तो यहाँ पर मैं सिंपली टेन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर है यहाँ पे -√3 और बेस कितना है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है वो इक्वल टू आ गया -√3 और यहाँ से जो थीटा है वो आ जाएगा -60 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे माइनस प्लस का लफड़ा हो रहा है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले टेन अल्फा को फाइंड कर लीजिए। मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ एक बार। तो टेन अल्फा फाइंड कर लीजिए मोड परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो -√3 डिवाइड बाई 1। तो टेन अल्फा है वो इक्वस टू आ जाएगा यहाँ पे √3 और अल्फा इक्वस टू आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो तो यहाँ पे जो थीटा आता है वो हमारा माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। तो यहाँ से जो थीटा है हमारा वो आ जाएगा -60 डिग्री के इक्वल। अब लास्ट के अंदर हम हमारे लेक्चर को समराइज कर देते हैं। तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a+jb और हमको इसका एंगल फाइंड करना है। सपोज जेड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर जो इसका एंगल आएगा थीटा वो इक्वल टू आएगा tan इनवर्स b/a। अब सपोज कीजिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो उसके अंदर जो थीटा है वो इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स मोड b/a। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो यहाँ पे जो थीटा है वो इक्वल टू आएगा -180 डिग्री प्लस tan इनवर्स मोड b/a। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो उस कंडीशन के अंदर जो थीटा है वो इक्वल टू आएगा -tan इनवर्स मोड b/a। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।